हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम राष्ट्रपति शासन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले हमने राष्ट्रीय आपातकाल इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए डिटेल में, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। लूसेंट की हम इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपातकाल डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, हमने सारी पॉलिटी कंप्लीट कराई है लूसेंट की बुक से। तो आइए शुरू करेंगे, ज्यादा बातें और ज्यादा देरी ना करते हुए। बात करेंगे राज्य में राष्ट्रपति शासन की। तो अनुच्छेद 356 हमने 352 पढ़े थे जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित था। यह अनुच्छेद 356 है, यह है राष्ट्रपति शासन से संबंधित। तो राष्ट्रपति शासन तो देखेंगे इसके बारे में। तो अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाता है। राष्ट्रपति को अगर यह समाधान होता है कि किसी राज्य में यह समाधान हो जाता है जाने पर कि राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो गई है। राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है, जो संविधान के हिसाब से जो चलता है राज्य, वो विफल हो गई है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हैं। राज्य की यानी संघ की कार्यपालिका किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ है, तो आपात स्थिति की घोषणा की जाती है। तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, तो राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो इसको सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूं, ये फैक्ट कहना क्या चाह रहा है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। जो राज्य की सरकार होती है उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। राज्य की सत्ता की जो भागदौड़ है, जो राज्य होती है, राज्य की सत्ता की भागदौड़ राज्य सरकार की बजाय गवर्नर के पास चली जाती है, राज्य सरकार की बजाय राज्यपाल के पास चली जाती है। क्या समझ में आया? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। राज्य की सत्ता की भागदौड़ राज्य सरकार की बजाय राज्यपाल के पास चली जाती है, राज्य सरकार की बजाय राज्यपाल के पास चली जाती है। तो क्यों लगता है दोस्तों इसकी शर्तें क्या है, क्यों लगता है राष्ट्रपति शासन कब लग सकता है? तो या फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं चुन पाती, जो सरकारें होती है वो मुख्यमंत्री नहीं चुन पाती, मुख्यमंत्री नहीं चुन पाने की स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगता है। गठबंधन जो होता है, गठबंधन ढल जाता है यानी गठबंधन खो देती है। मान लो दो पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बना ली है और मुख्यमंत्री चुना हुआ है, लेकिन गठबंधन खो देने पर भी संवैधानिक तंत्र जो है वहां का विफल हो गया, तो उस वजह से भी लगता है। तो समझ में आया, गठबंधन खो देने पर भी, है ना, बहुमत खो देने पर भी, मान लो बहुमत खो दी, गठबंधन खो दी या बहुमत खो दी, मतलब वही है। मान लो कभी कोई पार्टी पूरी जीत के आई और उस पार्टी के कुछ लोगों ने गठबंधन खो दिया, इस्तीफा देके, तो उस तरीके से भी होता है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं या फिर किसी भी कारणों से चुनाव ना हो पाना, या फिर किसी भी कारणों से, मान लो कोई कारण है जिस वजह से चुनाव नहीं हो पा रहा है, कार्यकाल समाप्त हो गया लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहा है, गठबंधन खो दिए, तो ये सब कारण होते हैं। बहुमत ना मिलने पर, मान लो चुनाव हुए, बहुमत ही नहीं मिल पाया कोई पार्टी को, तो बहुमत भी ना मिलने पर, तो ये सब कारण है दोस्तों, है ना। कुल मिलाके हम इसको कह सकते हैं कि राज्य की संवैधानिक तंत्र, जो संवैधानिक तंत्र संविधान के हिसाब से जो तंत्र बना हुआ है राज्य का, कि राज्य इस प्रकार से चलेगा, अगर वो विफल हो जाता है, वो तंत्र जो बना हुआ है वो विफल हो जाता है, तो विफल हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगा सकता है ना, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगा सकता है। तो ये समझ में आ गया, शर्तें समझ में आ गई। मुख्यमंत्री नहीं चुनने पर, गठबंधन खो देने पर, गठबंधन ना होने पर, है ना, फिर किसी भी कारणों से चुनाव ना होने पर, बहुमत ना मिलने पर, ये सब कारण है। समझ में आ गया। कुल मिला के संवैधानिक तंत्र अगर विफल होता है, संविधान के हिसाब से अगर कुछ नहीं चल रहा है उस राज्य में, तो ये हो सकता है। आगे देखिए और क्या बोला है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के यानी राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेती है। जो संघ सरकार होती है, संघ न्यायिक सरकार जो होती है, वो राज्य के पूरे प्रशासन को अपने हाथ में ले लेती है ना। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 माह की होती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है।
राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि मात्र पहले शुरू में 2 माह की होती है। शुरू में 2 माह की होती है, 2 माह। देखो राष्ट्रपति शासन तुरंत लग गया, किसकी सिफारिश पे लगता है? राज्यपाल की सिफारिश पे। कभी क्वेश्चन पूछा गया किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर? दोनों भी सही है, राज्यपाल की सिफारिश पर या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, है ना। तो वैसे राज्य में तो राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है। तो जैसे ही लगा तो उसकी अवधि कितनी है? मात्र 2 माह। 2 माह है उसकी अवधि दोस्तों, उसकी अवधि 2 माह है। इसके अधीन के लिए संसद के अनुमोदन यानी अप्रूवल लेनी होती है। उसके अधीन अगर बढ़ाना है तो संसद की अनुमति या अप्रूवल लेना पड़ता है, तब यह 6 महीने की हो जाती है। अगर संसद अप्रूवल कर दे, अनुमति दे दे तो इसकी अवधि 6 माह हो जाती है। सबसे पहले लगा तो उसकी अवधि कितनी है? 2 माह। समझ में आ गया। लेकिन संसद अगर अप्रूवल कर दे तो उसकी माह हो जाती है, वो 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने ऐसा हर बार 6 महीने अप्रूवल मिलेगा, फिर 6 महीने अप्रूवल मिलेगा, फिर 6 महीने, ऐसे करते करते कभी तक बढ़ सकता है। लेकिन अधिकतम 3 वर्ष तक अधिकतम 3 वर्ष है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह राज्य में परिवर्तन में रहती है। अधिकतम 3 वर्ष तक परिवर्तन में रहती है दोस्तों। मान लो 6 महीने के लिए बढ़ा है, फिर नहीं बन पा रहा है कोई, फिर 6 महीने के लिए, फिर कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर 6 महीने, लेकिन उसकी अवधि कितनी है? 3 वर्ष। 3 वर्ष तक यह राज्य के परिवर्तन में रहता है, याद रखना है। उसके बाद देखो क्या बोला है यहाँ पे, इसके अधिक के लिए, मान लो 3 साल से अधिक के लिए, इसके अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संविधान में 3 वर्ष लिखा हुआ है, मान लो संविधान में 3 वर्ष लिखा हुआ है और 3 वर्ष से ज्यादा करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, है ना। तो ये समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला फैक्ट क्या कहना चाह रहा है। अगला फैक्ट, तो भारत में अभी तक के दोस्तों अगर देखा जाए तो 126 बार, पूरे राज्यों को मिला के बता रहा हूं मैं, 126 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कोई भी राज्य को गिने, इसका उसका गिन के, तो 126 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जैसे मध्य प्रदेश का हूं मैं, तो मध्य प्रदेश में 3 बार लगा था, 3 बार लगा है ना। तो ये ऐसा करके 126 बार लग चुका है। तो 126 बार में पहली बार कब लगा था? तो सर्वप्रथम यानी पहली बार 20 जुलाई 1951 को पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण, भार्गव वहां पे एक मंत्रिमंडल था, भार्गव मंत्रिमंडल था, उसका पतन हो गया। उसके पतन के कारण यहां पे लगा था। सर्वप्रथम कहां लगा था? देखो, आजादी के बाद सबसे पहले पंजाब में लगा था 20 जुलाई 1951 को। उसके बाद पंजाब में कई बार लगा है दोस्तों, लेकिन पंजाब में एक पेप्सू नाम से लगा था, याद रखना है। पंजाब में पेप्सू नाम से लगा था, पेप्सू प्रांत या पेप्सू नाम से लगा था पंजाब में सबसे पहले, है ना। तो ये याद रखना है। इसके अलावा कई सारी जगह में लग चुका है दोस्तों। तो आप अपने अपने राज्य के हैं तो आप अपने अपने राज्य के पढ़ेंगे ही, है ना। आप अपने अपने राज्य के हैं तो अपने अपने राज्य के पढ़ेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में 9 बार लग चुका, पश्चिम बंगाल में 4 बार, है ना। बहुत सारी जगह लगा हुआ है ना। अरुणाचल प्रदेश में 2 बार, असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, ये सब, महाराष्ट्र में 2 बार, मणिपुर, ये सब लगा हुआ है। दिल्ली में भी लग चुका है 1 बार, है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं, लेकिन पहला याद रख सकते हैं आप, पहला याद रख सकते हैं कहाँ लगा था। तो पहला लगा था कहाँ, याद रख सकते हैं, पंजाब के पेप्सू में 1951 की बात है। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण, इसको याद रखना, भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण लगा था, भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण। उसके बाद देखिए एक नोट लिखा है, सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य में रहा है 19/7/1990 से 9/10/1956 तक, यानी 6 साल कंटिन्यू की बात हो रही है। यहाँ पे लगा तो कई बार कई राज्यों में, यहाँ पे समय की बात हो रही है लंबा, सर्वाधिक समय तक लगा है जम्मू कश्मीर में, लंबा की बात हो रही है। तो यहाँ पे 90 से लेके 96 तक के लगा था। तो ये समझ में आ गया, बहुत आसान है राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन से अगर कुछ और हम देखें, फिर से हम इसको अगर वो करें रिवीजन, तो देखिए राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर,
राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उसके बिना भी कार्रवाई कर सकता है, या उसके बिना भी कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उसके बिना भी कार्रवाई कर सकता है। घोषणा के पश्चात, देखो घोषणा हो गई, घोषणा के पश्चात 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है। 2 महीने अभी पढ़े थे हमने यहाँ पे, 2 महीने, ये 2 माह है ना, अवधि कितनी, 2 माह। तो देखो घोषणा के पश्चात 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है। यदि घोषणा विघटित हो जाए, यानी घोषणा लोकसभा की पहली बैठक 30 दिन का टाइम यहां भी दिया जाता है दोस्तों, जैसे हमने वहां पे पढ़े थे वैसे 30 दिन का टाइम यहां भी दिया जाता है, 30 दिनों तक रहता है। वो लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक रहता है प्रभावी, ये याद रखना है। दोनों सदनों की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन जो है 6 महीने तक चला जाता है। इसके अधीन हुआ अधिकतम 3 वर्ष, इसकी वैलिडिटी अधिकतम 3 वर्ष तक रहेगा, है ना, और उसके बाद बढ़ाना है तो फिर संशोधन करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है। अब हम समझ में आएगा राष्ट्रपति शासन, इतना ही याद रखो, यहाँ से अनुच्छेद याद रखो। अब बात करेंगे हम वित्तीय आपातकाल की, अनुच्छेद 360। तो देखिए दोस्तों, अब वित्तीय आपात हम डिस्कस करने वाले अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल भी कहते हैं इसे, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल, वित्तीय का मतलब धन दौलत वाली, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके बारे में समझिए दोस्तों। तो अनुच्छेद 360 हमने देख लिए, हमारे संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी का उल्लेख किया है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया, तो उसको हमको डिस्कस करना है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा, उद्घोषणा, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए, जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति आ गई है रे बाबा, यानी समझो दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति, जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है, ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी स्थिति विद्यमान है या जारी है, जिसके कारण भारत में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। वित्तीय स्थायित्व का मतलब है स्टेबिलिटी, यानी जो पैसे की स्टेबिलिटी चली आ रही है, और या साख का मतलब है मर्यादा, यानी पैसे की जो मर्यादा है। यहां पे स्थायित्व का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी, और साख का मतलब है मर्यादा, यानी पैसे की मर्यादा या पैसे की स्टेबिलिटी को खतरा है। पैसे की स्टेबिलिटी, धन दौलत की स्टेबिलिटी को खतरा है। तो समझ में आ गया दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझना है सिर्फ इसको। तो देखो, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से यह विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी आर्थिक संकट बना हुआ है, जब देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है जिसके कारण भारत में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। तो समझ में आ गया, जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि पैसा ही नहीं आ रहा है देश के पास, पैसा कहां से आएगा, पैसे की कमी हो गई, अब आगे कैसे बांटेंगे, आगे और कैसा क्या करेंगे, उसके लिए यह एक प्रावधान है वित्तीय आपातकाल जब लगाया जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा, देखो घोषणा तुरंत कर दिया राष्ट्रपति ने तुरंत घोषणा कर दिया, घोषणा हो गई। वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 महीने के भीतर, देखो घोषणा करने के बाद 2 महीने के भीतर, इसकी वैधता 2 महीना नहीं बोल सकते हम इसको, ये 2 महीने के भीतर, वैधता नहीं बताई गई है इसमें, ये अप्रूवल की तारीख है, अनुमोदन की तारीख है, अप्रूवल की तारीख है। तो उद्घोषणा के बाद 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। मान लो स्वीकृति मिल गई तो आगे भी चलते रहेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक चलाना है राष्ट्रपति के ऊपर है। लेकिन अनुमति नहीं मिली तो 2 महीने में समाप्त, यानी राष्ट्रपति ने तुरंत तो लागू कर दिया। जैसे हमने उधर भी पढ़े थे राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के टाइम पे, वहां 30 दिन था, यहां पे 2 महीने है दोस्तों, यहां पे 60 दिन है, यहां पे 2 महीने। 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाएगा, और स्वीकृति मिली तो आगे बढ़ेगा, स्वीकृति मिली ही नहीं तो समाप्त।
समझ में आ गया? ये 2 महीने अप्रूवल की तारीख है दोस्तों, याद रखना है। अब मान लो आगे क्या बताया गया है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है। मान लो वित्तीय आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा भंग है, लोकसभा है ही नहीं, लोकसभा विघटित हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे जब लोकसभा है ही नहीं? तो बताया गया है 2 महीने के भीतर राज्यसभा में स्वीकृति मिलना जरूरी है। तो राज्यसभा 2 महीने में राज्यसभा से स्वीकृति मिलना जरूरी है। 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वहां आगे भी जारी रहेगी। राज्यसभा ने अगर स्वीकृति दे दी तो वो आगे भी जारी रहेगी। समझ में आ गया? अब लोकसभा है ही नहीं, अब नई लोकसभा आई, तो नई लोकसभा जब आएगी तो नई लोकसभा आने के बाद वो नई लोकसभा को 30 दिन के अंदर उसको अप्रूवल करके देना पड़ेगा। यहां वही लिखा हुआ है, देखो, प्रथम बैठक के प्रारंभ में 30 दिनों के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है, ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। नई वाली आएगी लोकसभा, वो पहले दिन 30 दिन के भीतर, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया दोस्तों, बहुत आसान है। 30 दिनों के भीतर नवनिर्वाचित लोकसभा जब आएगी तो प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देना आवश्यक है। इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसकी वैलिडिटी अधिकतम निर्धारित नहीं की गई है कि कब तक रहेगी ये करके, है ना, इसको याद रखना, ये पूछी जा सकती है। इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वह वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहेगी, अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहेगी, तब तक उसे वापस ना ले लिया जाए। कब तक रहेगी? तब तक उसे वापस ना ले लिया जाए। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लागू राष्ट्रपति ने किया, राष्ट्रपति जब तक वापस ना ले ले। तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसी भी समय वापस ले सकता है, किसी भी समय वापस ले सकता है। तो समझ में आ गया फाइनेंस इमरजेंसी के बारे में, समझ में आ गया कब लगेगी, क्या लगेगी। अनुच्छेद 360, ये अप्रूवल की तारीख याद रखना है, 2 महीने, है ना। अप्रूवल की तारीख 2 महीने है दोस्तों, लेकिन देखो लोकसभा मान लो है ही नहीं, और लोकसभा जब बाद में आई नवनिर्वाचित नई लोकसभा निर्वाचित होकर आती है तो उसके लिए 30 दिन है ना, 30 दिनों के भीतर। तो ये बहुत आसान था, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 6 माह करके बढ़ा सकते 3 साल तक के, है ना। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं अभी डिस्कस करते हैं प्रभाव के पहले, और क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो समझ में आ गया ये इसका असर जो है सरकार की गौरव पर नकारात्मक असर पड़ता है। इससे सरकार की जो गौरव है, सरकार के ऊपर इसका नकारात्मक असर पड़ता है कि सरकार चल नहीं पा रही है ढंग से, इसलिए ऐसे काम कर रही है, नकारात्मक प्रभाव है सरकार के ऊपर एक प्रकार का। अब आगे हम डिस्कस करेंगे वित्तीय आपात के प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ते हैं वित्तीय आपात के। तो वित्तीय आपात के प्रभाव देखो क्या होता है इसमें, है ना। उच्चतम न्यायालय, पहला देखो उच्चतम न्यायालय जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों, संघ यानी केंद्र में जो अधिकारी बैठते हैं, और राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में कमी आ जाती है। वेतन में कटौती करना चालू कर देते हैं दोस्तों, कटौती, है ना, वेतन में कटौती, है ना, वेतन में कटौती चालू हो जाती है, उसी को कमी आ जाती है बोलना, कटौती कर देते हैं। जैसे जितनी पेमेंट मिल रही है उससे थोड़ी सी कम मिलेगी तो सरकार वहीं से पैसा लेना चालू कर देती है, सीधे सरकार को बचता है। तो कटौती में कमी हो गई तो पैसा बचना चालू। तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संघ और राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में कमी आ जाती है। एक ये याद रखना है। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। आर्थिक दृष्टि से कोई निर्देश राज्य सरकार को दिया जा सकता है, राष्ट्रपति दे सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह राज्य सरकार के यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्तीय विधेयक, राज्य में जितने भी बिल पेश किए जाते हैं, चाहे मनी बिल हो चाहे कोई भी बिल, ये उसकी स्वीकृति विधानसभा में प्रस्तुत की जाए। तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकार को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त विधेयक उसकी स्वीकृति से का मतलब है राष्ट्रपति की स्वीकृति से। कोई विधेयक कोई राज्य में मनी बिल पेश किया जा रहा है तो पहले मेरे को लाके बताओ, कहना है उसका कि राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्रस्तुत किए जाएंगे। पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य के धन संबंधित विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकती है।
धन संबंधित, याद रखना है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकती है। समझ में आ गया, आवश्यक संशोधन कर सकती है, धन संबंधी विभाजनों में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पे वेतन में कटौती होती है, हर किसी के वेतन में, यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकारियों के, यानी जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं सबके वेतनों में कटौती होती है ना, समझ में आ गया। लेकिन एक बात याद रखना है आपको यहाँ से काम की, कि सबके वेतन में तो कटौती होती है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर, राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर हर अधिकारी के वेतन में कटौती होती है। राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर है दोस्तों, इसको याद रखें, पूछा जा सकता है ना। अप्रूवल की तारीख मैंने बता दिया उधर साइड अभी, तो वो आपको याद रखना है। और ये राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर सभी के वेतन में कटौती होती है और सरकार अपनी पूर्ति करती है ना। हाँ, अभी तक के एक भी बार नहीं लगा है, अभी तक के हमारे देखते में क्या अभी तक लगा ही नहीं है, तो अपने देखते में अभी तक नहीं लगा है, तो अभी तक कभी नहीं लगा है, अभी तक कभी नहीं लगा है, एक भी बार नहीं लगा है बोल सकते हैं, कभी नहीं लगा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को डिस्कस किए। इमरजेंसी के बारे में जानने की संविधान में कौन सी इमरजेंसी है। तो इसके अलावा दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा भाग 18 है आपदा उपबंध, जिसमें हम 352 से लेकर 360 तक के दिया हुआ है, तो पूरे अनुच्छेद में किसमें क्या लिखा हुआ है ये भी जानना जरूरी है, तो उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए आगे, तो देखिए दोस्तों भाग 18 हम डिस्कस कर रहे थे के बारे में, जो अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक के दिया हुआ है, तो हर एक अनुच्छेद में क्या लिख रखा है इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है इस अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति करता है। किस आधार पर करता है, तो युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो इसके बारे में हमने पढ़ चुके। 352 समझ में आया दोस्तों, 352 पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो राष्ट्रीय आपातकाल। अगला है 353 में बात की गई है आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव की कि क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ये लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो देश में और राज्यों में और कहीं भी क्या इफेक्ट पड़ता है, कहां कहां क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में अनुच्छेद 353 में बताया गया है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 354 की। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 354 में क्या बताया गया है, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब राजस्व के वितरण संबंधित उपबंधों का लागू होना, राजस्व के वितरण संबंधित उपबंधों का लागू होना, राजस्व के वितरण संबंधित जितने भी उपबंध हैं उन सभी का लागू होना, है ना, उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसमें लागू किया जा सकता है। ये हमने पढ़ चुके हैं जब हम प्रभाव पढ़ रहे थे और तीसरा नंबर का टॉपिक पढ़े थे, तो समझ में आ गया, याद रखना है आपको। अब बात करेंगे अनुच्छेद 355 की। 355 में बताया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा, राज्य की संरक्षा करने का कर्तव्य संघ का होगा, यानी संघ का कर्तव्य होगा। राज्य की रक्षा करे, यह कर्तव्य संघ का होगा, यह कर्तव्य संघ का होगा दोस्तों। 355 में क्या है समझ में आ गया आपको, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 356 की। 356 में बताया गया है कि राज्यों के संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में उपबंध, अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सीधे राष्ट्रपति शासन लगाता है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुच्छेद 356 काय से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगने लगे कि राज्य जो है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, संविधान के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रहा है, संविधान में जो लिख रखा है उस हिसाब से बिल्कुल वहां काम नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल और मंत्रिमंडल की सलाह पे लगाया जाता है, लेकिन लगाता कौन है, राष्ट्रपति, याद रखना है। राज्यपाल की सलाह पे
कभी क्वेश्चन आया तो राज्यपाल की सलाह पे राष्ट्रपति लगाता है। तो राज्य के संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दिशा में उपबंध दिए गए हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला बात करेंगे हम 357 जो है, इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, जब अनुच्छेद 356 लगेगा राष्ट्रपति शासन, तो उसकी जो उद्घोषणा होगी उसके बाद जो विधायी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में बताया गया। दोस्तों आपको इसको देख लेना है। बात करेंगे 358, मोस्ट इंपॉर्टेंट 358 में बताया गया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन अनुच्छेद 358 में बताया गया है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 319 के उपबंधों का निलंबन, अनुच्छेद 19 जो है वो निलंबित हो जाता है, निलंबन हो जाता है उसका। समझ में आ गया दोस्तों? अप्रभावी हो जाता है। निलंबन का मतलब अप्रभावी हो जाता है। जैसे ही अनुच्छेद 352 लगता है वैसे ही अनुच्छेद 19 जो है वो अप्रभावी हो जाता है तुरंत। तो समझ में आ गया, जैसे ही 352 में लगा और अनुच्छेद 19 सस्पेंड, अप्रभावी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें क्या है 358 में, तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 19 हमने पढ़े थे, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 6 प्रकार की हमने पढ़े थे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 6 प्रकार की, वो पूरी स्वतंत्रता जो है वो अप्रभावी हो जाती है। बात करेंगे अनुच्छेद 359 की। 359 के दौरान क्या होता है, जब अनुच्छेद 352 लगता है तो आपातकाल के दौरान भाग 3 में जितने भी मौलिक अधिकार दिए हुए द्वारा प्रदत्त, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन का निलंबन यानी ये भी सब पूरे अप्रभावी हो जाते हैं। ये पूरे अप्रभावी हो जाते हैं दोस्तों। 358 लगता है तो केवल 19 प्रभावी होता है, यानी केवल 19 अप्रभावी होता है। लेकिन जब 359 लगता है तो पूरे टोटल जितने भी हैं भाग 3 में सारे अप्रभावी हो जाते हैं। समझ में आ गया? यह अनुच्छेद याद रखना है दोस्तों, मैंने उधर डिटेल एक्सप्लेन कर दिया लूसेंट की बुक से। अनुच्छेद 359 का इसमें निरसन, इसको निरसन यानी निरसन का मतलब होता है हटा दिया गया है ना। तो 359 का को हटा दिया गया। अब 360 को देख लेते हैं। तो 360 जो है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिया गया है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, वित्तीय आपातकाल कब क्या लगता है। तो देखो नॉर्मली परीक्षा में 352 वाला आता है, 352, 356 और 360। इसके अलावा 58, 59 भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे आपको देख लेना है एक बार, कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है, कभी क्वेश्चन बन गए तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हमने इस लेक्चर में आपात उपबंध डिस्कस किए लूसेंट की बुक से, और आगे की लूसेंट के लेक्चर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग, नमस्ते।